देखो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका GLP, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। तो जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज इसको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो जो GLP होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, इसको बनाया है FDA ने, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है GLP को इन द ईयर 1978। ये दोनों बात क्लियर हो गई। FDA ने बनाया है 1978 में बनाया है। तो अगर FDA ने बनाया है तो ये जो GLP होता है ये किसके अंडर में आएगा? कम्स अंडर FDA रेगुलेशन। आई रिपीट, इसको बनाया FDA ने 1978 में, दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर FDA रेगुलेशन। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं GLP की, तो GLP का जो रेगुलेशन है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है। उसके बाद बात करते हैं GLP एक्चुअल में है क्या। तो GLP इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल का सेट है जो कि प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क। आई रिपीट, GLP इज ए सेट ऑफ प्रिंसिपल विच प्रोवाइड फ्रेमवर्क। किसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा? लेबोरेटरीज को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, ताकि लेबोरेटरीज जो है परफॉर्म कर सके, मॉनिटर कर सके, अचीव कर सके, रिकॉर्ड कर सके, रिपोर्ट कर सके। I repeat, GLP contain a set of principles that provide a framework within which laboratory study are planned, perform, monitor, achieve, recorded, reported. आपका जो लेबोरेटरी स्टडी है वो प्लान कर सको, परफॉर्म कर सको, मॉनिटर कर सको, अचीव कर सको, रिकॉर्ड कर सको, रिपोर्ट कर सको। किसके साथ कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ GLP, क्योंकि GLP के पास क्या होता है? सेट ऑफ प्रिंसिपल होता है जो कि एक तरह का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपके लेबोरेटरीज को। उसके बाद आपको लिखा है GLP बिकम पार्ट ऑफ रेगुलेटरी इन 1970 बिकॉज ऑफ मेल प्रैक्टिस इन R&D एक्टिविटीज। देखो, ये आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये जो आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, उनके बंदे पहले सही से काम नहीं करते थे, जिसकी वजह से जो भी प्रोडक्ट बनता था उसकी क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी सही से नहीं आती थी। यहाँ पर लिखा है GLP बिकम पार्ट ऑफ रेगुलेटरी। GLP को रेगुलेटरी का पार्ट क्यों बनाया 1970 में? क्योंकि मेल प्रैक्टिस करते थे R&D वाले, सही से काम नहीं करते थे। ठीक है, यहां पर आपको लिखा है फिर स्कोप ऑफ GLP। GLP इज अप्लाइड टू नॉन क्लिनिकल सेफ्टी टेस्टिंग ऑफ टेस्ट सैंपल। देखो, मैं अच्छे से समझाता हूं। यहां पर आपको दे रखा है GLP को आप कहां कहां इंक्लूड करते हो। GLP स्टडीज इंक्लूड, आप यहाँ पर टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज कर सकते हो, फार्माकोलॉजी स्टडीज कर सकते हो, बायोकम्पेटेबिलिटी स्टडीज, एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी स्टडीज, एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडीज, माइक्रोबायोलॉजी स्टडीज, जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज, कार्सिनोजेनेसिटी स्टडीज, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडीज, इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडीज। GLP के अंदर ये सारी स्टडीज आप कर सकते हैं। उसके बाद दीज स्टडीज आर कंडक्टेड इन वेरियस फील्ड, जैसे फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल टेस्टिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फूड सेफ्टी टेस्टिंग, कॉस्मेटिक टेस्टिंग, वेटनरी मेडिसिन। आपका जो GLP का है ना, वो आप कहाँ कहाँ पर कर सकते हो वो बता रखा है, किस किस फील्ड में आप कर सकते हो। उसके बाद आपको दे रखा है GLP स्टडीज इन्वॉल्व वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, जैसे कि आप कर सकते हैं इन विट्रो टेस्टिंग, इन विवो टेस्टिंग, एनालिटिकल टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, टॉक्सिकोलॉजिकल टेस्टिंग। कई तरह की टेस्टिंग यहाँ पे आप कर सकते हैं, इन विट्रो, इन विवो, एनालिटिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल, टॉक्सिकोलॉजिकल। किस किस फील्ड में कर सकते हैं? फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल डिवाइसेस, केमिकल टेस्टिंग, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, फूड एंड सेफ्टी टेस्टिंग, कॉस्मेटिक टेस्टिंग एंड वेटनरी टेस्टिंग। कौन कौन से आप स्टडीज यहाँ पे कर सकते हैं? टॉक्सिकोलॉजी स्टडीज, फार्माकोलॉजी स्टडीज, बायोकम्पेटेबिलिटी, एनवायरमेंटल टॉक्सिसिटी, एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी स्टडी, जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी स्टडी, कार्सिनोजेनेसिटी स्टडी, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी स्टडी और इम्यूनोटॉक्सिसिटी स्टडी आप यहाँ पे कर सकते हैं GLP में। उसके बाद आपको दे रखा है फंडामेंटल्स ऑफ GLP, जहां पर सबसे पहला है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस में है ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल्स, फैसिलिटी और इक्विपमेंट। अब देखो, इक्विपमेंट में आप लिख सकते हैं कैलिब्रेशन वाला, कंटामिनेशन वाला। इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए, नए होने चाहिए, कैलिब्रेट होने चाहिए, कंटामिनेट नहीं होने चाहिए। कभी भी कोई भी प्रोसीजर हुआ तो इक्विपमेंट आपको सही से वॉश आउट करके वापस रखने हैं, ताकि
जब आप सेकंड प्रोसीजर फॉलो करो तो इक्विपमेंट में बचा हुआ मटेरियल ना रहे और क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। फैसिलिटीज, प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ठीक है। पर्सनल, बंदे की बात हो रही है, जो बंदा है वो क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, पहले उसने ऑपरेशन कर रखे हो, प्रोसीजर पहले कर रखा हो, फेमिलियर हो प्रोडक्ट से, फेमिलियर हो प्रोसीजर से, क्वालिफाइड हो, डिग्री हो उसके पास अच्छी खासी, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टराइजेशन, जहां पर आता है आपका टेस्ट आइटम मतलब ड्रग, और टेस्ट सिस्टम मतलब कि आपका एनिमल और प्लांट। तो इस टेस्ट आइटम को टेस्ट सिस्टम में लगाते हैं, मतलब ड्रग को एनिमल और प्लांट में दिया जाता है। उसके बाद आते हैं आपके रूल्स, एक प्रोटोकॉल, जैसे आपका एसओपी हो गया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसमें सारा सब कुछ लिखा रहता है कि इसको इस तरह से ऑपरेट करे, इसको इस तरह से ऑपरेट करे, स्टेप वाइज लिखा रहता है, ठीक है। फिर आपका रिजल्ट, रो डाटा, फाइनल रिपोर्ट, आरक्यू, आरक्यू का मतलब होता है स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड, फाइनल रिपोर्ट आ गया, रो डाटा आ गया। उसके बाद आपका क्वालिटी एश्योरेंस होता है। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट होती है, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपका लेबोरेटरी में बना, ये यूनिट क्या करती है, उस प्रोडक्ट को चेक करती है कि ये सही से बना है या नहीं बना, जीएलपी यहाँ पे सही से फॉलो हुई है या नहीं हुई है, वो चेक करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट। और ये जो क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट वाले बंदे होते हैं ना, ये उस मैन्युफैक्चरर को नहीं जानते, तो इनमें आपस में तालमेल करने का कोई चांस नहीं बनता, आपस में कोई पैसे वैसे खाने का चांस नहीं बनता। हैव नो लिंक विद साइंटिस्ट विच इज इन्वॉल्व इन द टेस्टिंग। क्लियर। उसके बाद आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स दे रखे हैं जीएलपी के, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट था, पर्सनल, क्वालिफिकेशन, ट्रेनिंग, फैसिलिटीज, इक्विपमेंट, जो भी मैंने आपको भी बताया ना, वही सारे हैं। उन सब के बारे में लिखा हुआ है, दो दो तीन तीन लाइन, जो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, वही वाली बात है, क्वालिटी बढ़ाना, कंसिस्टेंसी बढ़ाना, एरर को कम करना, और टू एंश्योर कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर लेबोरेटरी, to promote transparency, to ensure the accuracy, to facilitate the sharing and comparison of laboratory data, to support the reproducibility of laboratory result. Obviously reproducibility है, reproduce कर सकते हैं हम laboratory के result को। फिर जब objectives हमने अचीव कर लिए, बाय अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव, जीएलपी से हमें क्या मदद मिलेगी, एंश्योर पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। सीधी सी बात है, हमें अल्टीमेटली पब्लिक को ही देखना है, पब्लिक की हेल्थ, पब्लिक की सेफ्टी, पब्लिक की डिमांड, पब्लिक के जो भी एक्सपेक्टेशन है उनको फुलफिल करना, ठीक है। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव्स एंड बाय अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएलपी। उससे पहले देखा फंडामेंटल्स, एक आइडिया लिया, डिटेल में देखा फंडामेंटल। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टडीज है, वेरियस फील्ड्स है, टेस्टिंग है, और ये जीएलपी का पूरा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। अभी तक हमने देखा जीएलपी का इंट्रोडक्शन, जीएलपी के फंडामेंटल्स, जहां पर हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल, इक्विपमेंट, स्टोरेज एरिया वगैरह वगैरह। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है फैसिलिटीज। कौन सी फैसिलिटीज, तो ध्यान से सुनो, इसका फुल फॉर्म क्या है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, मतलब कि लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करेंगे एनिमल के ऊपर। जैसे आप माइस ले लीजिए, तो माइस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, माइस के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो माइस को रखने के लिए, माइस को खिलाने के लिए, माइस का ध्यान रखने के लिए, माइस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको एक प्रॉपर टेस्टिंग फैसिलिटी चाहिए। माइस का रूम अलग से होगा। सर माइस भी दिखा दो, ये लो माइस, इसका रूम है ना अलग से होगा। एक सेकेंड, इसको सेट कर देते हैं यहाँ पे। इसका रूम अलग से होगा, इसके लिए खाने पीने की व्यवस्था अलग से होगी, अलग रूम में होगी, सेपरेट होगा वो। इसके ऊपर जो टेस्ट होगा उसके लिए अलग रूम होगा। इसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो अलग जगह इकट्ठा होगा। साथ ही साथ अगर मैं इस टॉपिक से हट के बात करूं, माइस से हट के बात करूं, तो अगर कोई बायोकेमिकल या बायो हजार्डियस सब्सटेंस है, जैसे एरोसोल है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो उसके लिए अलग स्टोरेज एरिया होगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज एरिया प्रेजेंट होने चाहिए, और वी कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि आपको क्या करना है, लेबोरेटरी में प्रैक्टिस करनी है, एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे मान लीजिए माइस पे एक्सपेरिमेंट करना है, तो माइस के रहने का, खाने का, माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का, उसके वेस्ट का और बायो हजार्डियस केमिकल का, सभी का एरिया अलग अलग होना चाहिए, और सभी का एरिया एक दूसरे से बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट होना चाहिए। उसके बाद आता है टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल।
इसका सीधा सा मतलब है टेस्ट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमें टेस्ट करना है, और कंट्रोल का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट वो होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं टेस्ट को। देखो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड वाला जो होता है वो आइडियल होता है, तो इसी के बिहाफ पर हम चेक करते हैं हमारा टेस्ट वाला। अगर हमारे टेस्ट वाले की सारी प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड से मैच खा रही है तो हम कहेंगे कि ये प्रोडक्ट एक्सेप्टेड है। और एक कंडीशन ऐसी ले लेते हैं जहां पर हमारा टेस्ट प्रोडक्ट स्टैंडर्ड से कंपेयर करने पर फेल हो जाता है, स्टैंडर्ड की बराबरी नहीं कर पाता है, तो हम कहेंगे कि हमारा टेस्ट जो है फेल हो गया। तो यहाँ पर टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल में क्या करना है, सिर्फ कंपैरिजन करना है। कंट्रोल का मतलब होता है स्टैंडर्ड, टेस्ट का मतलब जिसकी अभी टेस्टिंग करनी है। उसके बाद प्रोटोकॉल फॉर कंडक्ट नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी। अगर आपको कोई भी नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी करनी है तो उसके लिए होते हैं प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है फिक्स्ड रूल। जैसे मान लीजिए अगर मुझे इस एनिमल पे एक्सपेरिमेंट करना है तो मैं अगर क्रूलिटी से एक्सपेरिमेंट करूंगा, बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा, तो क्या होगा कि ये मर जाएगा बेचारा, है ना। मैंने इस पे ओवरडोज कर दिया, मैंने इस पे टॉक्सिसिटी कर दी, मैंने इसको भूखा रखा, इसको खाना नहीं दिया, इसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा, तो ये मर जाएगा। तो मैंने इस पे क्या करा, क्रूलिटी करी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और पूरा प्रोसीजर एकदम फिक्स होना चाहिए जो भी प्रोटोकॉल में है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है फिक्स रूल। एक फिक्स रूल कंडक्ट करना है आपको अगर नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडीज, तो एक फिक्स रूल होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके आपको नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी करनी होती है। फिर सारी स्टडी की जो भी रिकॉर्ड होती है, रिपोर्ट होती है, उसको मेंटेन करना होता है। उसके बाद अगर आपने आपके एक्सपेरिमेंट में जीएलपी को फॉलो नहीं करा, अगर आपने मान लीजिए लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट तो करा पर जीएलपी की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करा, तो उस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट डिसक्वालीफाई हो जाता है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज। तो इस तरह से आपको ये समझना है पूरा। सबसे पहले एनिमल के लिए टेस्टिंग फैसिलिटीज देखेंगे, उसके बाद टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल, फिर कुछ फिक्स रूल है ताकि आपको नॉन क्लिनिकल स्टडी करनी है तो, फिर रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट है, फिर है आपका डिसक्वालिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज। जो भी मैंने बताया यही सब अंदर है। चलिए एक बार लेक्चर में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बता रखा है टेस्टिंग फैसिलिटी के बारे में कि जो टेस्टिंग फैसिलिटी एरिया होना चाहिए, मतलब कि जहां पर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जहां पर आप माइस में इंजेक्शन लगा रहे हैं, वो टेस्टिंग फैसिलिटी, वो टेस्टिंग एरिया जो है एक सूटेबल साइज का होना चाहिए, अच्छी खासी बड़ी जगह होनी चाहिए, ठीक है। और वहां पर किसी भी तरह का कोई भी कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी खराबी नहीं आनी चाहिए रूम में। रूम पूरा एज पर द जीएमपी होना चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होना चाहिए। रूम एज पर द जीएमपी और उसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है एज पर द जीएलपी होना चाहिए, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। देखो इसके लिए अलग से रूम दे दिया हमने, है ना। हाउसिंग इसकी अलग है, क्वारंटाइन इसकी अलग है, ठीक है। उसके बाद कोई बायो हजार्डियस है तो उसके लिए अलग से सेपरेट रूम है। बायो हजार्डियस जैसे कि आपका इन्फेक्शियस एजेंट हो गया, कोई वोलेटाइल एजेंट हो गया, एरोसोल हो गया, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हो गए, तो उनके लिए सेपरेट रूम दे रखा है। प्रॉपर अरेंजमेंट मस्ट बी मेड टू डिस्पोज एनिमल वेस्ट विदाउट कोजिंग ओडर। देखो जो एनिमल का वेस्ट होता है ना, उसको प्रॉपर आपको डिस्पोज करना है, अच्छे से फेंकना है। ऐसा नहीं कि आपके लेबोरेटरी में बदबू आए, और ऐसे भी नहीं फेंकना कि इन्वायरमेंट में फेंक दिया तो इन्वायरमेंट हार्म हो रहा है। आपको ध्यान से उसे अच्छे से डिस्पोज करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिखा है सेपरेट एरिया फॉर एनिमल हु हैव डिजीज। जिन एनिमल्स को बीमारी है, मान लीजिए कोई बीमार एनिमल है, तो उसको आप अलग से रखिए ताकि दूसरे एनिमल बीमार ना हो जाए। उनके लिए सेपरेट स्पेस होना चाहिए। साथ ही साथ स्पेस फॉर एनिमल सप्लाईज। एनिमल के लिए जो भी सप्लाईज आती है, जो भी खाना पीना आता है, उनके लिए एक अलग से स्टोर एरिया होना चाहिए और वहां पर किसी भी तरह का कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो आपका एनिमल सप्लाई का रूम है मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम टेस्ट सिस्टम एंड हाउसिंग एरिया। ऑब्वियसली कि वो सेपरेट ही होगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ ऐसा हमने रैबिट के लिए या माइस के लिए मंगाया, जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके खाने के लिए मंगाया, और मान लीजिए वो खाना जल्दी खराब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पेरिशेबल। पेरिशेबल का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जो जल्दी खराब हो जाते हैं।
तो पेरिशेबल सप्लाईज के लिए हमें अलग से एक प्रोटेक्शन एरिया बनाना चाहिए और वहां पर उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपकी लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी में अगर कोई भी आपका प्रोसीजर परफॉर्म हो रहा है, कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, तो एक तो रूटीन बेसिस पे होता है, मतलब डेली बेसिस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में। एक होता है स्पेशल प्रोसीजर, ठीक है, स्पेशलाइज प्रोसीजर। आगे चलते हैं, यहां पर आपको लिखा है स्पेसिमेन एंड डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज। ये सब फैसिलिटीज में ही है आपका स्पेसिमेन स्टोरेज, लेबोरेटरी ऑपरेशन एरिया, एनिमल सप्लाई फैसिलिटी, एनिमल केयर फैसिलिटी। ठीक है, ये सब फैसिलिटीज में आता है। अब स्पेसिमेन का मतलब होता है सैंपल, सैंपल और डाटा स्टोरेज फैसिलिटी। देयर मस्ट बी इनफ स्पेस टू आर्काइव स्पेसिमेन एंड डाटा। आपके पास सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए ताकि आप सैंपल को और डाटा को रख सको। सपोज यहाँ पर वो एरिया है जहां पर आपने स्पेसिमेन मतलब कि सैंपल रखा है, अपना डाटा रखा है, तो यहाँ पर किसी भी बंदे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ऑथोराइज पर्सनल ही एंट्री ले सकता है, हर कोई बंदा यहाँ पर एंट्री नहीं ले सकता। उसके बाद आपके जो इक्विपमेंट होने चाहिए वो कैलिब्रेट होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, मेंटेनेंस उसकी प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर उनके इंस्पेक्शन होने चाहिए, और प्रॉपर इंस्पेक्शन होंगे, मेंटेन होगा, वो क्लीन रहेगा, स्टेराइल रहेगा, कैलिब्रेटेड रहेगा, तो उससे रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएगा। तो ये सारी चीजें देखनी होती है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, ड्यूरिंग द जीएलपी गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस। और जितने भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं वो सारे एज पर द जीएलपी ही होने चाहिए। फिर आपको दिया हुआ है टेस्टिंग फैसिलिटीज ऑपरेशन। अगर आपको कोई भी टेस्ट परफॉर्म करना है, टेस्ट को ऑपरेट करना है, तो आप कैसे करेंगे? एज पर द एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये एक तरह का रिटर्न फॉर्मेट होता है जहां पर सारी बातें लिखी होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी इक्विपमेंट को आपको चलाना है, उस इक्विपमेंट को आपको यूज करना है, तो यहाँ पर सारी बातें लिखी रहती है कि आपको इसे ऐसे ऑन करना है, ऐसे रन करना है, इतनी देर चला सकते हैं, इतनी देर तक रख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट इस टाइम तक आ जाएगा। जितनी भी प्रोसीजर होती है, जितनी भी स्टेप्स होती है, वो सारी आपकी एसओपी में मेंशन होती है, जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, एसओपी आपके नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरीज में होना ही चाहिए, क्योंकि एज पर द एसओपी आपको सारे इक्विपमेंट को ऑपरेट करना होता है। फिर आता है एनिमल केयर। एनिमल की केयरिंग, एनिमल की हैंडलिंग हमें अच्छे से करनी है। अगर उनमें कोई बीमारी है तो हमें ध्यान रखना है, उनको सेपरेट रखना है, उनको टाइम टू टाइम खाना खिलाना है, फीड करवाना है। उसके बाद अगर उस पर हम इंजेक्शन लगा भी रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें ओवरडोज ना हो जाए, टॉक्सिसिटी ना आ जाए, हमें उन पर क्रूएलिटी नहीं दिखानी है। तो ये सारी बातें एनिमल केयर में आपको लिखनी है। उसके बाद आता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, टेस्ट का मतलब होता है हमारा वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जिसके ऊपर अभी हमें टेस्ट परफॉर्म करना है। और कंट्रोल आर्टिकल का मतलब होता है ऐसा प्रोडक्ट जो कि स्टैंडर्ड है, जो कि आइडियल है, जिसके ऊपर पहले से टेस्ट परफॉर्म हो चुका है, और इसी कंट्रोल आर्टिकल से हम कंपेयर करेंगे हमारे टेस्ट प्रोडक्ट को। ठीक है, यहां पर हम क्या चेक करते हैं? यहां पर हम चेक करते हैं इस टेस्ट प्रोडक्ट की प्योरिटी, स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी, कंपोजिशन। ठीक है, और उन सब को डॉक्यूमेंट कर देते हैं, लिख देते हैं। मतलब कि आपके पास कोई टेस्ट प्रोडक्ट है और उस टेस्ट प्रोडक्ट को आपको क्या करना है? चेक करना है। तो आप चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल आर्टिकल। और आप किस वे में चेक करेंगे? आप इस टेस्ट प्रोडक्ट की प्योरिटी, स्ट्रेंथ, आइडेंटिटी, कंपोजिशन, ये सब चेक करेंगे, उसको डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट कर देंगे। और जो भी हमारा टेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी हमें स्टेबिलिटी का पता करना होता है, आइदर बिफोर द स्टडी बिगिन, मतलब कि स्टडी शुरू होने से पहले, या स्टडी के साथ, या एज पर रिटर्न इन एसओपी, जैसा एसओपी में लिखा है उस अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी को एवेल्युएट कर लेते हैं हमारे टेस्ट आर्टिकल की। द कंटेनर इन विच द टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल आर स्टोर्ड। जिस भी कंटेनर में आपने टेस्ट आर्टिकल को, कंट्रोल आर्टिकल को स्टोर करके रखा है, वो कंटेनर पे लेबल होना चाहिए अप्रोप्रिएट। सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उस लेबल पे, जैसे कि नाम, कोड नंबर, बैच नंबर, स्टोरेज कंडीशन, एक्सपायरी डेट। आई रिपीट, आपका जो टेस्ट आर्टिकल है, आपका जो कंट्रोल आर्टिकल है, उसको आप जिस भी कंटेनर में रख रहे हैं
वो कंटेनर प्रॉपर लेबल होना चाहिए, जहां पर लेबल पे सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि उसका नाम, कोड नंबर, बैच नंबर, स्टोरेज कंडीशन एंड एक्सपायरी डेट। आगे चलते हैं। कंटेनर मस्ट नॉट बी चेंज अंटिल द एंड ऑफ द स्टडी, और कंटेनर को आप चेंज नहीं करेंगे जब तक कि आपकी स्टडी पूरी नहीं हो जाती। अगर आपकी स्टडी लंबी चलती है, 4 हफ्ते तक चलती है, तो उस कंडीशन में क्या करना है? व्हेन द स्टडी ड्यूरेशन इज लॉन्गर देन 4 वीक, रिजर्व सैंपल मस्ट बी ड्रॉन एंड रिटेन फ्रॉम ईच बैच ऑफ द कंट्रोल एंड टेस्ट आर्टिकल। उसे हमें निकाल लेना है सैंपल को, अगर 4 हफ्ते से ज्यादा आपको लग रहे हैं स्टडी करने में। टेस्ट आर्टिकल, कंट्रोल आर्टिकल डालना है, लेवल प्रॉपर होना चाहिए। 4 हफ्ते तक कोई दिक्कत नहीं, 4 हफ्ते से ज्यादा स्टडी में टाइम लग रहा है तो आप उसे विड्रॉ कर लो, निकाल लीजिए वहां से। ठीक है, फिर आता है हैंडलिंग ऑफ कंट्रोल एंड टेस्ट आर्टिकल। अब हैंडलिंग कैसे करनी है? मतलब ड्यूरिंग द स्टोरेज, ड्यूरिंग द ट्रांसफर, उसमें किसी भी तरह का कोई भी फॉरेन पार्टिकल ना आए, फॉरेन कंटामिनेशन ना हो, किसी भी तरह की माइक्रोबियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, वही होती है हैंडलिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ टेस्ट आर्टिकल। मतलब हमें ध्यान पूर्वक उसे रखना है। तो यहां पे लिखा है अवॉइड कंटामिनेशन, डिटोरिएशन, खराब होने से बचाते हैं, कंटामिनेशन से बचाते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है प्रोटोकॉल फॉर कंडक्ट नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी स्टडी। क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, क्या क्या फिक्स्ड रूल होते हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं अगर आप नॉन क्लिनिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो, प्रोटोकॉल का मतलब होता है फिक्स्ड रूल। तो जो भी प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं वो रिटर्न होने चाहिए, लिखे हुए होने चाहिए, साथ ही साथ अप्रूव्ड होने चाहिए। यहाँ पे लिखा है रिटर्न एंड अप्रूव्ड प्रोटोकॉल मस्ट एग्जिस्ट बिफोर ईच स्टडी। किसी भी स्टडी को करने से पहले, किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने से पहले आपके पास प्रोटोकॉल होने चाहिए, वो लिखे हुए होने चाहिए, साथ ही साथ अप्रूव्ड होने चाहिए। और आपके प्रोटोकॉल में कई तरह की इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा, और जैसा मैं आपको बताऊंगा एज इट इज आपको एग्जाम में लिखना है। एक और बात, आपको अपना पर्पस ऑफ स्टडी मेंशन करना होता है कि मैं इस पर्पस से स्टडी कर रहा हूं। अगर मैं एनुअल पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मेरा ये पर्पस है। अब देखिए, अब आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो भी प्रोटोकॉल में इंक्लूड होती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल में ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी का टाइटल आपने क्या रखा है, साथ ही साथ पर्पस क्या है वो भी बताओ। टेस्ट एंड कंट्रोल आर्टिकल आइडेंटिफाई बाय नेम, कोड नंबर और केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नंबर। जो आपका टेस्ट आर्टिकल है, जो आपका कंट्रोल आर्टिकल है, उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ नेम, विद द हेल्प ऑफ कोड नंबर, विद द हेल्प ऑफ केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नंबर। उसके बाद स्टडी स्पॉन्सर नेम, उस स्टडी को कौन स्पॉन्सर कर रहा है उसका नाम, उसका एड्रेस, और जो भी टेस्टिंग फैसिलिटीज है वहां पर उनके नाम और उनके एड्रेस जो है मेंशन होने चाहिए। साथ ही साथ टेस्ट किसके ऊपर कर रहे हो, जिसके ऊपर कर रहे हो, जैसे माइस के ऊपर कर रहे हो तो उसका सेक्स क्या है, उसकी एज क्या है, उसका बॉडी वेट क्या है, वो कौन सी स्पीसीज है, वो सारी चीजें मेंशन करनी होती है। सेक्स, एज, बॉडी वेट, स्पीसीज, जो भी एनिमल आप ले रहे हैं, जिसके ऊपर भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी सारी चीजें मेंशन करनी है। सप्लायर की सारी डिटेल देनी है। प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द टेस्ट सिस्टम, पूरा प्रोसीजर होना चाहिए जिससे आप टेस्ट सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सको। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो मेंशन द मेथड्स विच इज यूज फॉर द बायस कंट्रोल। बायस मतलब पार्शियलिटी। फिर आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम टू बी यूज्ड इन द स्टडी। आपने स्टडी में कौन कौन से आइटम यूज करे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दो। जैसे कि आपने एनिमल को क्या डाइट दी उसका पूरा आप डिस्क्रिप्शन दो। सॉल्वेंट कौन सा यूज किया, डिस्क्रिप्शन दो। इमल्सिफायर कौन सा यूज किया, डिस्क्रिप्शन दो। सभी का डिस्क्रिप्शन दो। फिर डोज लेवल आपने कितना यूज किया, एमजी में किया, ठीक है, तो कितना करा, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है ना, पोसोलॉजी होता है रिलेटेड टू डोज कैलकुलेशन। तो उस अकॉर्डिंग आप बताओ कि आपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग कितना एमजी ड्रग इसमें एनिमल में इंड्यूस किया, इंजेक्ट किया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कितनी फ्रीक्वेंसी से और क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, क्या मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था आपका। साथ ही साथ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है स्टेटिस्टिकल मेथड की। जो भी आपने बायोस्टैटिक्स परफॉर्म किया है, बायोस्टैटिक्स आपको 8 सेमेस्टर में आएगा, ठीक है, पूरा मैथमेटिकल होता है।
हम एनिमल को कितना डोज दे रहे हैं वगैरह वगैरह सब कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। तो जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड आपने यूज करा है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दो। फिर आपको ये भी बताना होता है कि आपके स्पॉन्सर ने आपके प्रोटोकॉल को कब अप्रूव किया, डेट व्हेन स्टडी प्रोटोकॉल वाज अप्रूव्ड बाय स्पॉन्सर एंड सिग्नेचर विद द डेट बाय स्टडी डायरेक्टर। स्टडी डायरेक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए, वहां पर डेट मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। और अगर आप कोई भी चेंजेस कर रहे हो प्रोटोकॉल में, एनी चेंजेस और रिवीजन इन ए अप्रूव्ड प्रोटोकॉल मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड अलोंग विद देयर रीजन। अगर आपने कोई भी चेंज किया है तो वहां पर आप रीजन भी मेंशन करो और सारा डॉक्यूमेंट में मेंशन करो। एक डॉक्यूमेंट बना के रखो, सारी चीज को डॉक्यूमेंटेड कर दो, वहां पर रीजन मेंशन कर दो और प्रोटोकॉल में रिवीजन करना है तो। फिर आता है रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। देखो नाम से पता लग रहा है, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। रिकॉर्ड का मतलब होता है जो भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है उस सबको रिकॉर्ड करना, देखते रहना, फिर उसको रिपोर्ट करना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूं और मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं और माइस कहाँ है सर, ये लो माइस आ गया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, इसको इधर बुलाते हैं, आजा भाई। इसके ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको सारी चीजें जो है ऑब्जर्व करनी है, उन सारी चीजों को डॉक्यूमेंटेड करना है। मैंने इसको कब डोज दिया, कितना डोज दिया, कितनी फ्रिक्वेंसी का दिया, किस इंटरवल पे दिया, मैंने इसको क्या खिलाया, क्या पिलाया, कितना सुलाया, कितना उठाया, कितने इंजेक्शन मारे, सब कुछ है ना। इसका नाम क्या है, इसकी एज क्या है, इसका सेक्स क्या है, सब कुछ, इसकी स्पीसीज क्या है, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी एज क्या है, मेरा जेंडर क्या है, मैं कहाँ रहता हूं, सब कुछ, जितनी भी बातें ए टू जेड होती है ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, बिफोर द एक्सपेरिमेंट, आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, सब कुछ रिकॉर्ड एंड उसका रिपोर्ट। देखो यहां पर लिखा है नेम ऑफ द फैसिलिटी, एड्रेस, डेट, सब कुछ होना चाहिए। डिटेल ऑफ पर्पस, क्या प्रोसीजर था, पर्पस क्या था, क्या स्टैटिस्टिकल मेथड यूज किए, जो भी हमने देखा ना कि ये होना चाहिए, उन सारे की रिपोर्ट भी होनी चाहिए। ठीक है। ये देखो उसका बॉडी वेट, एज, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, ठीक है, डोज कितना दिया, कब कब दिया, ड्यूरेशन क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सब कुछ होना चाहिए। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट साइंड बाय क्वालिटी अश्योरेंस यूनिट। जो भी आपने स्टेटमेंट तैयार करा है वहां पर क्वालिटी अश्योरेंस यूनिट के साइन होने चाहिए। द स्टडीज फाइनल रिपोर्ट मस्ट हैव डेट, सिग्नेचर ऑफ स्टडी डायरेक्टर। और जो स्टडी की फाइनल रिपोर्ट होती है वहां पर स्टडी डायरेक्टर के सिग्नेचर, साथ ही साथ डेट मेंशन होनी चाहिए। आई रिपीट, जो भी आपकी स्टडी रिपोर्ट होती है वहां पर क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के साइन होने चाहिए। साथ ही साथ जो भी आपकी फाइनल स्टडी रिपोर्ट होती है वहां पर डेट मेंशन होनी चाहिए और आपके स्टडी डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। एनी करेक्शन इन द फाइनल रिपोर्ट, इसे रिपोर्ट कर लेना, मस्ट बी रिपोर्टेड सेपरेटली एज एन अमेंडेड एंड द रीजन फॉर करेक्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड। वही वाली बात हो गई कि अगर आपने कोई भी चेंज किया है फाइनल रिपोर्ट में तो रीजन बता दो और फिर चेंजेस हो जाएंगे, है ना। प्रॉपर साइन होगा, प्रॉपर डेट होगा, प्रॉपर उस पर क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के अगर साइन होंगे और फिर अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ चेंज करना चाहिए तो आप अपना रीजन मेंशन कर दो। अगर वो रीजन वैलिड होगा तो वहां पर चेंज हो जाएगा। फिर आता है आपका डिसक्वालिफिकेशन ऑफ टेस्टिंग फैसिलिटीज। अब डिसक्वालिफिकेशन क्यों होता है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया है एज पर द जीएलपी नहीं करा, सबसे पहला और सबसे मेन रीजन यही है डिसक्वालिफिकेशन होने का। डिसक्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आपकी जो टेस्टिंग फैसिलिटीज है, आपका जो टेस्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसा क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट आपने जीएलपी को फॉलो नहीं करा। और हम शुरू से कह रहे हैं कि गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपको नॉन क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट को परफॉर्म करना है तो। देखो जो भी आपका जीएलपी होता है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस होता है, उसको तो फॉलो करना ही पड़ता है। पर मान लीजिए मैंने उसको फॉलो नहीं करके प्रोडक्ट बना लिया या एक्सपेरिमेंट कर लिया और मेरा डाटा एकदम एक्यूरेट आ रहा है तो जरूर मैं अप्रूव कर दूंगा। साथ ही साथ अगर मैंने जीएलपी को फॉलो नहीं करा, है ना, तो फिर मुझे चेंजेस करके जीएलपी को फॉलो करके एक्सपेरिमेंट करना है तो अप्रूवेबल है। तो यहाँ पर लिखा है फेल टू कंप्लाई विद द जीएलपी रेगुलेशन until it can be proved that such non-compliance did not occur during a particular study or that the non-compliance did not affect the acceptability of data। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने फॉलो नहीं किया फिर भी वो डाटा को अफेक्ट नहीं कर रहा तो अप्रूव्ड है। आगे चलते हैं, टू एक्सक्लूड फ्रॉम बिंग कंसीडर्ड ऑल द स्टडी दैट हैव बीन कंप्लीटेड फॉलोइंग डिसक्वालिफिकेशन अंटिल द फैसिलिटी अंडरटेक टू कंडक्ट स्टडी अकॉर्डिंग टू जेएलपी रेगुलेशन।
यहाँ पर इतना सा बोला गया है कि जब तक मान्य नहीं होगा तब तक आप जीएलपी से फॉलो करते हुए प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। वो बात अलग है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट करा और अगर उसका टेस्ट एकदम सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही पूरे एक्सपेरिमेंट में, तो जीएलपी का अगर आपने थोड़ा सा उल्लंघन भी किया और आपका सही आ रहा है मामला, तो एक्सेप्टेबल है। फिर आता है डिस्क्वालिफिकेशन ग्राउंड्स। देखो, रीजन वाई टेस्टिंग फैसिलिटी में बी डिस्क्वालिफाइड, तो सबसे पहला रीजन वापस वही है, फेलियर टू कंप्लाई विथ वन और मोर जीएलपी रेगुलेशन। आपने किसी भी एक जीएलपी रेगुलेशन को नहीं माना, एक से ज्यादा गाइडलाइन को नहीं माना, तो उसकी वजह से आपका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट भी आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एनिमल पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो एनिमल पे एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, आपने अगर जीएलपी को फॉलो नहीं करा है तो फिर क्या होता है, यहाँ पर हियरिंग वगैरह होती है, सुनवाई होती है, कोर्ट में केस चलता वगैरह है सब कुछ, और आफ्टर द फाइनल हियरिंग अगर आप अड़े हो कि नहीं मेरा तो सही है, मैं तो जीएलपी से नहीं करूंगा, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। देखो यहाँ पे लिखा है आफ्टर द रेगुलेटरी हियरिंग, सरकार की जो हियरिंग हो रही है, सुनवाई हो रही है, उसके बाद भी अगर आपने चेंजेस नहीं करे, आफ्टर टाइम परमिटेड फॉर ए कॉन्टेस्ट बाय द फैसिलिटी पासेस विदाउट सच एक्शन द कमिश्नर ऑफ एफडीए एवेल्युएट द रिकॉर्ड। अब क्या करेंगे, जो एफडीए के कमिश्नर है वो रिकॉर्ड को चेक करेंगे, जो भी आपके डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है उन्हें चेक करेंगे, और अगर उन्हें लगता है कि आपने जीएलपी के अकॉर्डिंग नहीं करा है तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ऑफिशियली आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और एक कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर मस्ट बी सेंड टू द टेस्टिंग फैसिलिटी, और जो भी डिस्क्वालीफाई होता है उसकी एक कॉपी टेस्टिंग फैसिलिटीज को भी भेज दी जाएगी कि लीजिए आप डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और करिए बिना जीएलपी के। ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपके जो एफडीए के कमिश्नर होते हैं ना, वो चेक करते हैं रिकॉर्ड को, और अगर उन्हें लगता है कि जीएलपी फॉलो नहीं हुई तो वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। साथ ही साथ एक कॉपी उस टीम को भी सेंड कर देते हैं जो भी टेस्टिंग फैसिलिटी टीम थी। और जैसे मान लीजिए ऑफिशियल डिस्क्वालिफिकेशन होने के बाद, ऑफिशियल कैसे होता है, एफडीए का जो कमिश्नर होते हैं उन एफडीए के कमिश्नर ने ऑफिशियली डिस्क्वालीफाई कर दिया टेस्टिंग फैसिलिटी को। तो जब वो डिस्क्वालीफाई कर देते हैं ऑफिशियली टेस्टिंग फैसिलिटी को एफडीए के कमिश्नर, तो उसके बाद पब्लिक में डिस्क्लोजर कर देते हैं, पब्लिक को भी बता देते हैं कि ये टेस्टिंग फैसिलिटी थी, इन्होंने जीएलपी को फॉलो नहीं करा और हमने इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया। कौन सी पब्लिक को, जो पर्सन इंटरेस्टेड है जानने में, ठीक है। इफ पब्लिक नोटिस इज गिवन इट मस्ट इंक्लूड ए कॉपी ऑफ फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। यहां पर एक कॉपी भी हम देते हैं पब्लिक की तरफ फाइनल डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर का, कि हाँ हमने कराए। तो इस तरह से एफडीए के जो कमिश्नर होते हैं वो लीगली इसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं अगर आपकी टेस्टिंग फैसिलिटीज ने जीएलपी को फॉलो नहीं करा होता है, और पब्लिक में डिस्क्लोजर भी कर देते हैं, पब्लिक जो इंटरेस्टेड है इसको सुनने में, जानने में, और एक कॉपी भी प्रोवाइड करते हैं। ऑफिशियली जो भी टेस्टिंग फैसिलिटी डिस्क्वालीफाई हुई है उसकी कॉपी पब्लिक में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये था आज का आपका पूरा टॉपिक जीएलपी का, जहां पर हमने जीएलपी को बहुत ही अच्छे से डिटेल स्टडी करा है। और आज हमने 6 सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की यूनिट 3 को भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इन नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। साथ ही साथ आप टेलीग्राम से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप चैनल से, ताकि आपको मीम्स, अपडेट्स, पोल्स, एमसीक्यू, जो भी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं उनके बारे में डिटेल मिलती रहेगी, और एप्लीकेशन पे नोट्स मिलते रहेंगे, बुक्स मिलती रहेगी। तो सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। इन सभी की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, जय श्री राम, थैंक यू।